दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आज आपके बीच एक नया टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान लेके आया हूं। अभी तक हमने मनोविज्ञान पढ़ा। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का स्कोप क्या है और मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, मनोविज्ञान की कौन कौन से संप्रदाय हैं, ये सब चर्चाएं हमने कर ली। हमारा आगे का जो लेक्चर है वो आगे का लेक्चर जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान पर है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और उसके स्कोप क्या है, उसके महत्व क्या है, रिलेवेंस क्या है और वह टीचर के लिए क्यों जरूरी है, यह सब हम जो है वो जानेंगे। यह हम जब जानेंगे, जो लोग नए आ रहे हैं उनको प्लीज आप लोग जरा जुड़ते जाइएगा। तो वापस से आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। जो है वो समय ज्यादा न लेते हुए बिल्कुल सीधे टॉपिक पे आते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और आपको जहां ना समझ में आए वहां हमारे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम उस पर जब दोबारा कोई नया वीडियो दूसरा बनाए तो उसमें हम उसमें शामिल करने की कोशिश करें। और अभी भी आपको कोई ना समझ में आए तो वहां पे आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम। आज का मोटिवेशनल कोर्स जो है आप लोगों ने पढ़ाई कि जो आप करते हैं वो पूरी दुनिया देखती है, वह पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। तो हम ही करेंगे और हमें ही दुनिया को दिखाना है। हम दुनिया में छाएं ऐसी हमारी उम्मीद है और दुनिया जो कर रही है उसको भी सीखेंगे, उससे भी जानेंगे। तो ऐसे ही जानने के लिए हमें जरूरत है कि मन को जानना, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा तो हम जो है वह आसानी से अपने आप को कहीं भी किसी भी स्वरूप में, किसी भी वातावरण में ढाल सकेंगे। तो वाटसन की भी परिभाषा है कि वातावरण में अगर जैसा रहेगा वातावरण वैसा व्यक्ति बन जाएगा। तो हमें वातावरण ऐसा बनाना है, भले दुखी वाला वातावरण हो उसमें भी सुख में जाना है और सुखी वाला वातावरण है तो सुख में तो रहना ही है। तो ऐसे ही हम जो है वो ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि क्यों ना क्यों हम सुख की तरफ ही चलें, हम सुख की तरफ ही चलें, ऐसा क्यों ना करें। तो ऐसे ही करने के लिए हम जो है जो लोग कोहोस्ट है वो प्लीज, जो लोग नए आ रहे हैं उनको जोड़ते चलें। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा लेनी है, किसी व्यक्ति को सीखना है, तो सीखने के लिए सबसे पहले उसका मस्तिष्क, उसका मन, उसका जो है वह शरीर और उसकी पूरी जो बॉडी है वह पूरा स्वस्थ होना चाहिए और वह जो है वह काम करने योग्य हो, वह किसी भी प्रकार के चिंतन में ना हो, किसी प्रकार की चिंता में ना हो, कॉन्फ्लिक्ट में ना हो और उसका व्यवहार जो है वह पढ़ने के प्रति अग्रसर हो, वातावरण में ढलने के प्रति अग्रसर हो। तो यह सब कैसे होगा, इन सब की जानकारी के लिए हमें जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान का ही एक शाखा है। मनोविज्ञान जैसे आपने पढ़ा इसके पहले कि मनोविज्ञान वह दर्शन से निकला हुआ है, मनोविज्ञान दर्शन से निकला हुआ है। मनोविज्ञान के स्वरूप जो है वो अलग अलग थे, अलग अलग रूपों में वो आई। तो पहले वह आत्मा के रूप में आई, चेतना के रूप में आई, फिर वह जो है वह संरचना के रूप में आई, फिर वह प्रकार के रूप में आई, फिर उसके बाद जो है वह गेस्टाल्ट थियरी, समग्रवाद के रूप में आई। ऐसे ही वह आगे बढ़ते बढ़ते वह व्यवहारवाद के रूप में आई, मानवतावाद के रूप में आई, संज्ञानात्मकवाद के रूप में आई। तो ये सब हमने पढ़ लिया है, यह सब हमने पढ़ लिया है। और पढ़ लिया है तो पढ़ने के बाद अब ये इसी में से जो हमने उसके बाद भी बताया हुआ था कि मनोविज्ञान की ढेर सारी शाखाएं हैं, ढेर सारी शाखाएं हैं, तो उसी में से एक शाखा जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान ने भी अपना स्वरूप बहुत बड़ा ले लिया है, क्योंकि हर व्यक्ति को अगर उसको समाज में अपनी व्यवस्था को स्थापित करना है, अगर उसको खुद को स्थापित करना है, यह जो कोर्स हमने लिखा हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी छाप बनानी है तो दुनिया को उसको दिखाना पड़ेगा, दुनिया में अपनी प्रतिभा को दिखानी पड़ेगी। तो प्रतिभा को तभी दिखा पाएगा जब वो बेहतर तरीके से शिक्षित होगा। और वो शिक्षित कब होगा कि जब उसको, उसके व्यवहार को, उसके ज्ञान को, उसको समझ करके उसके टीचर ने उसको सिखाया होगा। तो ऐसे ही सीखने और सिखाने तथा इस मनोविज्ञान को और शिक्षा को जोड़ करके जो बात आती है वह है शिक्षा मनोविज्ञान। तो उसी पर आते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं हम सीधे। आज का जो पढ़ाने का जो स्कोप है वह क्या क्या है, वह है पढ़ेंगे सबसे पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है उसको जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है उसको समझेंगे। अर्थ के बाद शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है और शिक्षा तथा मनोविज्ञान से संबंध क्या है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान में उसका संबंध क्या है उसको जानेंगे, उसकी परिभाषा को जानेंगे।
उसकी परिभाषा को जानेंगे, उसके कार्य क्षेत्र को जानेंगे, उसके उद्देश्य को जानेंगे कि क्यों पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्यों है या क्यों लाया गया, उद्देश्य को जानेंगे। उद्देश्य को जानने के बाद उसका कार्य क्षेत्र जानेंगे कि कहां कहां यह काम करती है, कार्य क्षेत्र जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि यह जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका महत्व क्या है, क्यों है ये, इसकी रिलेवेंसी क्या है। और यह भी जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह शिक्षक के लिए कितना उपयोगी है, तो उसका उपयोगिता भी जानेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता भी जानेंगे। आज जो है हम इतनी बातें पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसका संबंध क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का, कार्य क्षेत्र क्या है, उसका महत्व क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इतना जानने के बाद हम जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान को थोड़ा समझ लेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में है क्या, वह क्या कहना चाहती है, क्या करती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी आपकी आवाज म्यूट कर लीजिए। ओके, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं उनको भी मैसेज कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शाबाश, अगर किसी को कुछ कहना रहेगा तो जो है कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकता है, बता सकता है। हाँ सही है, गुड मॉर्निंग हो चुका है आरती जी, गुड मॉर्निंग। तो अब कर लिया हमने, अब आगे आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसकी चर्चा करेंगे, जहां नहीं आता है उसको पूछते चलिएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब एक एक की बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है उसकी चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जो है, जैसे ही हम समझ रहे हैं कि दो शब्द से मिला हुआ है शिक्षा और मनोविज्ञान, तो शिक्षा और मनोविज्ञान में हम यही समझ सकते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या, किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन करना, किसी व्यक्ति के व्यवहार को बदलना। किसी व्यक्ति के व्यवहार को बदलना कैसे बदलेंगे, उसके व्यक्ति के व्यवहार को जब हम उसके मन को समझेंगे, उसके व्यवहार को समझेंगे। जो सबसे लास्ट में वाटसन ने कहा कि व्यवहार होना चाहिए, तो व्यवहार को समझेंगे। व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, बालक का व्यवहार कैसा है, बालक के व्यवहार का स्टडी करके, अध्ययन करके हम जो है उसके व्यवहार में परिमार्जन करेंगे। ये जो है ये आगे है, चर्चा करेंगे। चलिए बेहतर तरीके से समझेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे, उदाहरणों के साथ समझेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछेंगे। ओके, तो बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। यह कहां से निकली है, यह किसकी शाखा है, तो यह मनोविज्ञान से ही निकली हुई है। मनोविज्ञान से ही निकल करके क्या बना हुआ है, मनोविज्ञान की जितनी शाखाएं थी, मनोविज्ञान की जो शाखाएं थी, उन्हीं मनोविज्ञान की शाखाओं में से यही एक प्रस्फुटित होकर के यह शिक्षा मनोविज्ञान बनी। यानी ये शिक्षा के क्षेत्र में जब काम करने लगी तो यह बन गई शिक्षा मनोविज्ञान। तो यह जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करने लगी, क्लिनिक के रूप में काम करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी बन गई, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने शिक्षा साइकोलॉजी बन गई, सैनिक के क्षेत्र में काम कर रही थी तो सैन्य मनोविज्ञान बन गई, औद्योगिक के क्षेत्र में काम करने लगी तो औद्योगिक मनोविज्ञान बन गई, बच्चों के बीच में काम करने लगी तो चाइल्ड साइकोलॉजी बन गई। ऐसे ही अलग अलग रूपों में जो है वह मनोविज्ञान जब बढ़ी तो आगे ही वैसे ही उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब काम करना शुरू किया तो वह बन गई क्या, शिक्षा मनोविज्ञान बन गई। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। महत्वपूर्ण शाखा इसलिए है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान को हमने जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को हमने जाना हुआ था। अब थोड़ा सा मनोविज्ञान पे आ जाते हैं तो इसी से हम इसको रिलेट कर लेंगे। मनोविज्ञान को हमने जाना था तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, प्राणी का। किसका, प्राणी का। तो यह प्राणी थे, प्राणी का अध्ययन कर रहा था। तो प्राणी में कौन, प्राणी में जीव और प्राणी में जंतु। तो प्राणी में जीव यानी जो पशु हैं, पशु और मानव, पशु और मानव का अध्ययन कर रही थी। तो पशु और मानव का अध्ययन करना, पशु और मानव के मनों का अध्ययन करना, पशु और मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, यह मनोविज्ञान का काम था। तो मनोविज्ञान ऐसे ही कह रही है कि जो मानव है, अब मानव का जब अध्ययन कर रही है, उसका व्यवहार का अध्ययन कर रही है, तो मानव और प्रगति कैसे करेगा, मानव और कैसे प्रगति करेगा। तो प्रगति करेगा तो उसके लिए उसको क्या जरूरी है, उसके लिए उसको शिक्षा जरूरी है, उसके लिए उसको शिक्षा जरूरी है। अगर वह बेहतर तरीके से शिक्षित होगा, मानव अगर बेहतर तरीके से शिक्षित होगा तो वह आगे जाकर के प्रगति कर पाएगा और हर दिशा में अपनी छाप को बनाएगा। तो मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी चीजों का प्रयोजन करने की क्षमता है। मानव बहुत सारी बातों का आविष्कार कर सकता है जो कि पशु आविष्कार नहीं कर सकता है। पशु मात्र प्रोडक्टिविटी कर सकता है, बट जो है मानव वो क्रिएटिविटी भी कर सकता है। प्रोडक्टिविटी तो कर ही सकता है, साथ साथ में क्रिएटिविटी भी कर सकता है।
तो क्रिएटिविटी करे, वह अलग चीजों का आविष्कार करे, तो आविष्कार करने के लिए उसको शिक्षित करना जरूरी है। उसको क्या करना जरूरी है? मानव को शिक्षित करना जरूरी है। तो मानव को शिक्षित करने के लिए मनोविज्ञान ने कहा क्यों ना हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करें। मनोविज्ञान ने कहा क्यों ना हम शिक्षा के भी क्षेत्र में काम करें। तो जब वह शिक्षा के क्षेत्र में काम करने लगी, तो क्या बन गई? शिक्षा मनोविज्ञान बन गई। तो वह शिक्षा मनोविज्ञान बन गई। अब शिक्षा मनोविज्ञान जब बन गई तो इसी से तब से जो है उसका एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई, उसका एक महत्वपूर्ण ब्रांच बन गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम जो है बात करते हैं और क्या है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान और है कि यह शिक्षा तथा मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है। जैसे दो शब्द दिख ही रहे हैं हमारे पास दो शब्द दिख रहे हैं, उन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या है? पहला शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। दो शब्द शिक्षा तथा मनोविज्ञान से बना हुआ है। तो शिक्षा का संबंध जो है, अब शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा का संबंध कह रहा है कि मानव के व्यवहार के परिमार्जन से है। यानी शिक्षा जब किसी व्यक्ति में हो जाएगी तो उसके व्यवहार में परिमार्जन हो जाएगा। यानी उसका व्यवहार जो है, उसका व्यवहार परिमार्जित हो जाएगा। परिमार्जित मतलब क्या? बदल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। व्यवहार में परिमार्जन हो जाएगा, यानी व्यवहार उसका परिमार्जित हो जाएगा। परिमार्जित मतलब होता है बदल जाएगा। ये तो हुआ शिक्षा का मतलब। और वहीं अब कह रहा है कि मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो मनोविज्ञान का जो संबंध है, वो मनोविज्ञान का संबंध कह रहा है कि उसके व्यवहार के अध्ययन से है। यानी उसका वो जो यही व्यवहार है, उस व्यवहार का अध्ययन करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। व्यवहार का अध्ययन करना, यानी व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार में परिमार्जन करना, यह हुआ शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए कैसे व्यवहार का परिमार्जन कैसे होता है? मान लीजिए एक बच्चा है, या मान लीजिए आप ही हैं, आप में से कोई एक व्यक्ति है हमारे पास, उस व्यक्ति का नाम है ए। कोई एक व्यक्ति है, उसका व्यक्ति का नाम है ए से कोई भी व्यक्ति हो, वो ए है। अब ए है हमारे पास, ए में कोई भी एक व्यक्ति होगा, हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, कोई बहुत सारे ए वाले व्यक्ति होंगे। अब वो ए है हमारे पास, ए जो है वो आ करके बीएड में एडमिशन लिए, या डीएड में एडमिशन लिए, डीएड में एडमिशन लिए। जब बीएड डिप्लोमा में एडमिशन लिए डीएड में, तो 12वीं पास होकर के आए थे। और जब बीएड में एडमिशन लिए तो उन्होंने यूजी पास करा हुआ था। अब इससे पहले डीएड करने से पहले 12वीं जब उन्होंने पास करा हुआ था, तब वह एक टीचर की भूमिका में नहीं थे। ध्यान करिए, मैं पॉइंट को इससे रिलेट करूंगा। जब एक ए वाला व्यक्ति जब वह बीएड नहीं कर रहा था, डीएड नहीं कर रहा था, खाली 12वीं पास था, 12वीं किया हुआ था, खाली वह ग्रेजुएशन करा हुआ था, यूजी करा हुआ था, तब तक वह शिक्षक की भूमिका में नहीं था। उसको शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, क्या काम होने चाहिए, क्या कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, क्या टीचिंग की मेथोडोलॉजी उसको आनी चाहिए, क्या टीचिंग की स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, क्या टीचिंग की टेक्निक आनी चाहिए, लेसन को कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरह से डिलीवर करना चाहिए, क्लासरूम में बच्चों को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, रीइंफोर्समेंट कैसे देना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में कौन कौन सी थियरीज हैं, इन सभी का ना तो थियरी ज्ञान ना तो प्रैक्टिकल ज्ञान, दोनों नहीं था। ना तो थियरी का ज्ञान और ना ही प्रैक्टिकल का ज्ञान, दोनों का ज्ञान नहीं था। किसको? इस टीचर को। यानी अब यह टीचर कौन? यही जो डीएड और बीएड बनने आए थे। अभी इसके पहले जब 12वीं किए हुए थे, तब तक इनको ज्ञान नहीं था कि जो टीचिंग की थियरी क्या होती है, टीचिंग की प्रैक्टिस क्या होती है, वह उनको पता नहीं था। तो जब पता नहीं था, तो इससे पहले जब पता नहीं था, तो टीचर के गुण नहीं थे, टीचर के जो क्वालिटी है वह नहीं थी। तो टीचर की क्वालिटी जब उन्होंने 2 साल का, अब यहां तक खत्म हो गया, यहां तक समझ में आ गया कि बीएड और डीएड करने से पहले इस ए वाले व्यक्ति के पास टीचर की क्वालिटी, टीचर के गुण नहीं थे, टीचर के व्यवहार नहीं थे, शिक्षक के होने के व्यवहार उसके अंदर नहीं थे। जैसे ही उसने एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, प्रवेश लेने के बाद एक सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर,
चौथा सेमेस्टर जब लिया, वो लगातार प्रैक्टिस किया, थियरी पढ़ा, प्रैक्टिकल पढ़ा, तो धीरे 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 उसके व्यवहार में परिवर्तन 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 होने लगा। कैसे परिवर्तन होने लगा कि अब उसको इस कोर्स में बीएड और डीएड के कोर्स में उसको लगातार एजुकेशन दिया जाने लगा, उसको उसके लगातार व्यवहार में परिवर्तन किया जाने लगा कि आपको ये थियरी पॉइंट पढ़ने हैं, आपको ये प्रैक्टिकल पॉइंट पढ़ने हैं। तो थियरी और प्रैक्टिकल पढ़ना है तो अब उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाने लगा, और व्यवहार में जैसे ही उसने डीएड और बीएड कर लिया, अब वह एक टीचर की भूमिका में आ गया। डीएड पास कर लिया, बीएड पास कर लिया, वो कह रहा है कि हम एक टीचर हो गए। तो टीचर के गुण उसके अंदर में आ गए, भले अभी उतने नहीं आए, और प्रैक्टिस करेगा तो टीचर के गुण आ जाएंगे। बट पढ़ने से, थियरी प्रैक्टिकल करने से टीचर के सर्टिफिकेट, टीचर के गुण वो अब मान रहा है, समाज भी मान रहा है कि इसने कोर्स कर लिया तो इसके पास गुण आ गया है, यानी उसके व्यवहार में परिमार्जन हो गया है। व्यवहार में परिमार्जन कैसे हुआ? उसने डीएड और बीएड में एडमिशन कैसे लिया? डीएड और बीएड में एडमिशन लेने के लिए जो संस्था ने उसको एडमिशन दिया, उसने यह पूछा होगा कि भैया क्या आप टीचर बनना चाहते हो? क्या आप टीचर बनने के लिए आप तैयार हो? क्या आप टीचर बनने के लिए आपके अंदर वो गुण हैं? क्या आप बच्चों के साथ में काम करना चाहते हो? यहाँ पे बड़ा कुछ सहना पड़ता है, यहाँ पे उतनी सैलरी नहीं मिलती है, यहाँ पे सेवा का भाव भी देना पड़ता है। तो क्या आप यह टाइम, यह सेवा भाव यह देने के लिए तैयार हो? क्या बच्चों के साथ में काम करने के लिए तैयार हो? तो अब यह तैयार करना, यह सारी बातें पूछना, जब 12वीं पास करके आया प्रवेश लेने, जब यूजी पास करके आया प्रवेश लेने, जब यही बात पूछना क्या है? उसके व्यवहार का अध्ययन करना है, यही उसके व्यवहार का अध्ययन करना है। यानी बच्चा टीचर बनने से पहले जब प्रवेश लेने आया तो उसी टाइम पे उससे पूछा गया, उसको जाना गया कि क्या वह पढ़ना चाहता है, क्या उसकी इच्छा है। तो अब उसके व्यवहार में अध्ययन किया गया। अब व्यवहार में अध्ययन किया गया तो जैसे जैसे व्यवहार में अध्ययन किया गया, अध्ययन करने के बाद उसको प्रवेश दिया गया। अब उसकी प्रक्रिया, व्यवहार के परिमार्जन वाली प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गई। अब व्यवहार की परिमार्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई। सपोज करिए कि एक सेमेस्टर में बच्चे ने उतने अंक नहीं लिए, अभी बच्चा प्रवेश लिया है, दूर से आया हुआ है यहाँ लेने के लिए, तो उसको घर की याद सता रही है, या 12वीं के गुण भी उसके अंदर में अभी भी है। तो धीरे धीरे यहाँ पे ये वाले गुण इस वाले वातावरण में उसको ढाला गया, उसको लाया गया कि भाई आ जाओ, और ये गुण धीरे धीरे उसको दिए जाने लगे। जैसे एक एग्जांपल यहीं पे और लेता हूं, जो अभी हमारे डिप्लोमा के भाई बहन है, डिप्लोमा के भाई बहनों को पता होगा कि जब उन्होंने सेमेस्टर 1 में प्रवेश लिया था, तो कोई भी टीचर आकर के जब उसको बताता था तो उसको समझ में नहीं आता था, सारा कुछ बाउंस से आता था, सारा कुछ उड़ जाता था, सारा कुछ चला जाता था। एक तो अंग्रेजी में बोलना, दूसरा ये मेडिकल के टर्मिनोलॉजी, और ये टीचिंग के सारे गुण यह समझ में नहीं आते थे। बट धीरे धीरे जैसे वह घड़ा धीरे धीरे भरने लगा, और फिर उसके बाद जब वो निकलने लगा, तब वो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अच्छा, टीचर में ये सारी बातें सीखनी पड़ती हैं, इसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, ये सारे गुण होते हैं, हमको 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यह धीरे धीरे अब उसके व्यवहार में परिमार्जन होने लगा। तो व्यवहार में परिमार्जन कैसे हुआ? व्यवहार का अध्ययन करके। तो उसके जो ट्रेनर हैं, जो टीचर के ट्रेनर हैं, टीचर को ट्रेनिंग देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने उस बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया, और व्यवहार का अध्ययन करके जहां जहां उसकी कमियां थी उन कमियों को दूर किया, उसको समझाया, उसको रीइंफोर्समेंट दिया, उसको मोटिवेशन दिया, उसके संज्ञान को निखारा, उसको माहौल दिया, माहौल दे करके उसके व्यवहार में परिमार्जन किया। यही क्या है? यही है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी व्यवहार का सबसे पहले अध्ययन करना। कोई भी बच्चा हो, ये तो मैंने आपका एग्जांपल दिया, आप लोग जो है ट्रेनर हैं, आपके ऊपर मैं एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ऐसे ही किसी भी बच्चे के, चाहे वह क्लास फर्स्ट हो, क्लास सेकेंड हो, क्लास थर्ड हो, चलिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं, क्योंकि अगर आपके मन में ये समझ में आ गया तो आगे की हमारी जो बेस है वो मजबूत होकर के आगे का जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको बेहतर तरीके से समझेगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे किसी बच्चे को बालवाड़ी में प्रवेश देना है,
बालवाड़ी में बच्चे को प्रवेश देना है। अब बालवाड़ी में प्रवेश देने के लिए बच्चा वहां पे 3 वर्ष का होता है, बच्चा 3 वर्ष का होता है। बच्चे को बालवाड़ी में प्रवेश दे दिया गया, बच्चा बालवाड़ी में आ गया। अब बालवाड़ी में आ गया, अब बालवाड़ी में आते ही अब सबसे पहले तो बच्चे को क्या करना, शुरू में ही आकर के बच्चे को बुला 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 क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ये सब नहीं सिखाया जाता है। ना 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 ना, ये सब तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है बच्चे को। क्यों नहीं सिखाया जाता है? क्योंकि बच्चा आपका वो सीखने के लिए तैयारी नहीं है, उसका मस्तिष्क तैयारी नहीं है, अभी तो अपने घर के माहौल में है। बच्चा जब 3 साल का होकर के बालवाड़ी में आएगा तो अभी यहाँ पे इसके पहले कहाँ था? इसके पहले तो आप कहाँ था? अपने परिवार में था, अपने मम्मी पापा के साथ में था, अपने परिवार में था। अब परिवार से निकाल करके उसको थोड़े समय के लिए बालवाड़ी में रखना है। तो बालवाड़ी में रखना है तो यहाँ के जो टीचर है, जो बालवाड़ी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो टीचर हैं, वह क्या करेंगे, शुरू में ही बच्चे को सारा कुछ ज्ञान नहीं देने लगेंगे कि भाई लो पूरी कहानी समझ लो, पूरा दुनिया समझ लो एक ही दिन में। ना ना, वो समझने के लिए तैयारी नहीं है। तो ऐसे सबसे पहले तो परिवार से ला करके बालवाड़ी में लाने के लिए एक ब्रिज का काम कराना है। वह ब्रिज जो है वह रेडीनेस कहलाता है, वह रेडीनेस कहलाता है, यानी बच्चे को पहले तैयार करना है। तो बच्चे को तैयार कैसे करेंगे? बच्चे को तैयार करेंगे सबसे पहले उसके व्यवहार का अध्ययन करके। आता है बच्चा, जैसे ही हुआ ना ना मम्मी मेरे को नहीं जाना है, झोला मम्मी ने टांग दिया तो ना ना मम्मी मेरे को नहीं जाना है, मेरे को घर में रहना है, मेरे को बातें करनी, मेरे को टीवी देखनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं नहीं जाऊंगा। पहला। दूसरा, मम्मी भी है, मैं बच्चे को कैसे छोड़ूंगी, ये बच्चा कैसे बाहर जाएगा, कैसे रहेगा, वह वॉशरूम कैसे जाएगा, पानी कैसे पिएगा, पैसे हाथ कैसे धोएगा, वह बच्चा कैसे करेगा। तो धीरे धीरे माँ के इमोशंस को भी कंट्रोल करना, छोड़ना, और बच्चे के इमोशंस को भी कंट्रोल करना, ले आना कहाँ, बालवाड़ी की तरफ। तो बच्चे को मात्र आधे घंटे के लिए माता को साथ में लेकर के, आपने पढ़ा होगा पावलोव की थ्योरी, आगे हम पढ़ाएंगे। पावलोव की थ्योरी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, पावलोव की थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो पावलोव की थ्योरी में यही कहा गया है कि सबसे पहले क्या, पहले लेके आना। तो यहाँ पे परिवार के साथ में मम्मी पापा को, या मम्मी या पापा को साथ में लेके आना, मम्मी पापा को साथ में लेके आना। बालवाड़ी में मात्र आधे घंटे रखना, बालवाड़ी में मात्र आधे घंटे रखना, बालवाड़ी में मात्र आधे घंटे रखना, मम्मी के साथ में रखना। तो मम्मी के साथ में बच्चा अपने आप को अभी कंफर्ट जोन में मान रहा है। फिर धीरे धीरे मम्मी को कहा गया कि आप 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा बाहर चलिए, थोड़ा बाहर रहिए, थोड़ा बाहर रुकिए, बच्चा आपको देख रहा है, थोड़ा बाहर रहिए। तो आधे घंटे मम्मी के साथ में रहा। अब धीरे धीरे आधे घंटे से कम करा गया, आधे घंटे से 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, फिर एकदम हटा दिया गया। यानी मम्मी को क्या किया गया, मम्मी का रोल यहाँ से बालवाड़ी में खत्म कर दिया गया। अब मम्मी का रोल खत्म कर दिया, बच्चा अब टीचर के साथ में रहने के लिए कंफर्ट में आ गया। तो बच्चा जब कंफर्ट में आ गया, यहीं पे क्या किया गया, व्यवहार का अध्ययन किया गया। तो व्यवहार का जब अध्ययन किया गया, तो व्यवहार का अध्ययन करके ही अब बच्चे को क्या, टीचर ने बच्चे को समझ लिया, बच्चे ने भी टीचर को समझ लिया। अब यहाँ पे टीचर जो है वो जो कुछ भी उसको सिखाना है, रंग सिखाना है, जानवर सिखाने हैं, जानवर के नाम सिखाने हैं, खाने पीने की वस्तुएं सिखानी है, या बड़ा बड़ा चीजें दे करके, चित्रों को दिखा करके, खेल कूद के माध्यम से अब धीरे 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 उसको अब एजुकेशन की तरफ लेके आएगी, उसके व्यवहार में परिवर्तन करेगी। पहले अब बच्चा था, अब बच्चे से वह जो है पढ़ने की कगार पे, लिटरेसी की कगार पे पहुंचता जाएगा, उसका सारी लिटरेसी स्किल जो है मजबूत करेगा। तो ऐसे ही इसी को अध्ययन करके, व्यवहार का ही अध्ययन करके व्यवहार में परिमार्जन करना, यही कहलाता है क्या, यही कहलाता है क्या, ये कहलाता है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। हाँ, क्या बताओ, कोई पूछ रहा है, आप बताओ। हाँ, कोई प्रश्न है? हाँ, टाइप करिए, क्या कुछ पूछ रहे हैं आप, मस्त, आप बताओ तो आगे चले। मनीष बेनीवाल, कुछ पूछ रहे हैं आप? आपने कुछ चैट में लिखा हुआ है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि व्यवहार का अध्ययन करना कैसे, व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार में परिमार्जन करना, यह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे लर्निंग के थियरिस्ट हैं, जो मोटिवेशन के थियरिस्ट हैं, जो ग्रोथ डेवलपमेंट के थियरिस्ट हैं, वो सारे लोगों ने इस पर काम किया। तो यहां तक समझ में आ गया, आगे चले, आगे चले, समझ में आ गया। अगर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो हमको यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखे,
चैट बॉक्स में लिखे। मैंने 2 एग्जांपल बताए शिक्षा मनोविज्ञान को कि कैसे व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार परिमार्जन होता है, वो मैंने 2 एग्जांपल आपको देकर के बताए, आपको होप समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान और क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान और क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। शैक्षणिक परिस्थितियों में आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा है, आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा है, वह किसी क्लासरूम का है, वह किसी क्लासरूम का है। ये क्लासरूम हमारा है, ये हमारा इतना बड़ा क्या है? क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, कई सारे बच्चे बैठे हैं, कई प्रकार के बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बच्चे बैठे हैं, कई प्रकार के बच्चे बैठे हैं। और यहाँ पे जो है एक टीचर है, यह टीचर जो है इन बच्चों को पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है। अब टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है, तो अब यहाँ पे टीचर, ये वाली जो टीचर है यह इस बच्चे को भी पढ़ा ले, जो यह वाला बच्चा है इस वाले बच्चे को भी पढ़ा ले, यहाँ जो बच्चा है इसको भी पढ़ा ले, यहाँ जो बच्चा है इसको भी पढ़ा ले, इसको भी पढ़ा ले, सारे बच्चों को पढ़ा ले। सारे बच्चों को पढ़ा करके 100% रिजल्ट लेके आए। 100% रिजल्ट लाने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि सारे बच्चे क्लास में, कोई भी क्लास हो, उस क्लास का जो लर्निंग लेवल हो एक जैसा नहीं होता है, वह ऊपर नीचे होता है, कर्व के रूप में होता ही है। तो जब कर्व के रूप में होता है तो टीचर ऐसे जो स्लो लर्नर वाला बच्चा है उसको कैसे सिखाएगी, जो मीडियम लर्नर वाला बच्चा है उसको कैसे सिखाएगी, जो हायर लर्नर वाला जो गिफ्टेड बच्चा है उसको कैसे सिखाएगी, सारे बच्चों को अच्छा रिजल्ट कैसे देगी, यही चीज को जानना, यही चीज को अध्ययन करना, वहां पे रिसोर्सेस कैसे हैं, शिक्षण की पद्धति कैसा है, उन बच्चों के साथ में कैसे डील करेंगे, यह सारा कुछ अध्ययन करना उस एक शैक्षणिक परिस्थिति में। अब यह जो है एक शैक्षणिक परिस्थिति है। क्लासरूम क्या है? क्लासरूम में एक एजुकेशन का माहौल चल रहा है। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो मैं साथ साथ में चैट बॉक्स को लगातार मॉनिटर कर रहा हूं कि कहीं किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं उनके साथ में बात करूंगा। मैं यहाँ पे आपके प्रश्नों को लगातार सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसे ही टीचर भी, मैं आपके प्रश्नों के, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, तब जाकर के आप आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ टीचर भी यही चाहती है कि अपने बच्चों के डाउट्स को, अपने बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करके उसके शैक्षणिक प्रक्रिया को लगातार ऊपर की तरफ लेके जाए। यानी जहां बच्चा पहले 20% था, 20% उसका अचीवमेंट था, 30% पहुंचे, 40% पहुंचे अचीवमेंट, 50% अचीवमेंट पहुंचे, 60% अचीवमेंट पहुंचे, और एक दिन आए कि बच्चा 100% के साथ में पास होकर के जाए। जब बच्चा 100% पास होकर के जाएगा तो टीचर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और वह कहेगा कि हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो थी वह बेहतर थी। तो ऐसे ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जानने के लिए सबसे पहले हमारे सारे बच्चों का क्या करना है? व्यवहार का अध्ययन करना है। तो वही व्यवहार का अध्ययन करके हमारे शिक्षण की प्रक्रिया को, शैक्षणिक परिस्थिति को मजबूत करना, यह शिक्षा मनोविज्ञान बताती है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? या तो समझ में आ गया होगा आपको? तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक व तर्क संगत से समाधान करके मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। यानी अगर कोई क्लासरूम है, अगर कोई क्लासरूम है, यह एक क्लासरूम है, यह एक क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में कोई बच्चा आता है प्रवेश लेने के लिए अपने घर से, या जो है यहाँ आता है, वह हमेशा लेट आता है। बच्चा हमेशा लेट आता है। बच्चा जब पहुंचता है तो क्लास जो है वह 10:30 पे अगर स्टार्ट होती है तो बच्चा यहाँ पे स्टार्टिंग का टाइम है क्लास का, और बच्चा जब लेट होकर के पहुंचता है तो वह 11 बजे या 11:15 या 11:30 पे पहुंचता है। लेट पहुंचता है हमेशा। तो अब लेट पहुंचता है बच्चा, तो यह एक प्रकार की क्या है, क्लासरूम में इंटर नहीं हो पा रहा है। जब तक वो इंटर हो रहा है तब तक बहुत सारी बातें पढ़ा दी जा रही है और बच्चा पीछे रह जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये एक प्रकार की क्या है, यह एक समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करना कि बच्चा लेट ना आए, या बच्चा लेट आता क्यों है, तो सबसे पहले तो उस समस्या को जानना कि बच्चा लेट क्यों आता है, बच्चा लेट क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कारण है। तो उस समस्या को धीरे धीरे कैसे वैज्ञानिक और तर्क संगत से समाधान करना, इस समस्या का समाधान करना है, बट कैसे? वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक और तर्क संगत से
तो वैज्ञानिक कैसे करेंगे? अब यहाँ पे दो बातें आती है, वैज्ञानिक करना और तर्कसंगत करना। तो वैज्ञानिक समस्या का समाधान वैज्ञानिक रूप से कैसे करेंगे? तो समस्या का समाधान वैज्ञानिक रूप से तो एक तो ऐसे ही होगा कि आए बच्चा, क्यों लेटाता है, क्यों लेटाते हो, चलो बैठो, नहीं आना है चलो कान पकड़ के पीछे बैठो, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, वहां जाओ, बाहर हो जाओ। ये सारी क्या है? ऑन स्पॉट डिसीजन है, जो कि मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक नहीं है। सबसे पहले बच्चे को जानना, अगर बच्चा नहीं बता पाता है तो उसके साथ में कोई आसपास का कोई व्यक्ति है तो ऑब्जर्वेशन करके या खुद जाकर के बच्चे के पीछे पीछे जब आता है तो कहां से आता है, किस रूप में आता है, वो सारी घटनाएं उसके पीछे जाना, उसके मम्मी पापा से पूछना, उसके मित्रों से पूछना, उसके रिलेटिव से पूछना, कहां बच्चा समस्या करता है, बच्चा घर में नहीं कर रहा है तो बाहर कहां कर रहा है, बाहर कहीं किसी परेशानी में है क्या, बाहर क्यों लेट आता है। इस लेट आने का सबसे पहले कारण जानना, कारण को अचानक से कम नहीं कर सकते हैं, कारण को जानना, कारण की जो फ्रीक्वेंसी है, कारण की जो तीव्रता है, वह तीव्रता कितनी है, उसमें सीवियरिटी कितनी है उसकी रीजन की, तो सीवियरिटी को ध्यान में रख करके उसको लगातार डायग्नोज करना, उसको समझाना, उसको उसकी चीजों को कम करना, जो थ्रेट्स है उसको कम करना। तो जैसे जैसे कम करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, तो यही सारा कुछ जान करके उसको उसका अध्ययन करना, अध्ययन करके उस पर काम करना, काम करके रिजल्ट लेके आना, वही कहलाता है वैज्ञानिक तरीका, सिस्टमेटिक तरीका। फिर उसमें तर्क लगाना कि तुरंत माँ बाप को कह देना कि आप क्यों नहीं अपने बच्चे को ध्यान में करते, यह तर्क संगत नहीं है। तर्क संगत क्या है कि उसको धीरे धीरे करना। जितने हमारे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत हैं, चाहे वह पावलोव का सिद्धांत हो, चाहे थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो, चाहे स्किनर का सिद्धांत हो, इन जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को ले आ करके अप्लाई करके यहाँ पे इस बच्चे के लेट आने के रेशियो को कम करना, उसके सारे बच्चों के साथ में समान रूप से उसको शामिल करना, यही कहलाता है समस्या का समाधान करना। और समस्या का समाधान हम जब तर्क संगत तरीके से आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से, चाहे वो पावलोव का सिद्धांत हो, चाहे थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो, चाहे स्किनर का सिद्धांत हो, चाहे किसी का सिद्धांत हो, उन सिद्धांतों को समझ करके, उन सिद्धांतों को इस पर अप्लाई करके उसकी समस्या का समाधान करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आपको समझ में आया होगा? अगर नहीं आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यानी मैंने दूसरा वाला जो है उसका भी एग्जाम्पल के साथ में आपको जवाब दिया। चलिए आगे चलते हैं। दो स्टेटमेंट हो गए, अब आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बनी, इसका मैंने बता दिया, इसका जवाब भी दे दिया हुआ है, तो बस बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, समझ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह दो शब्दों से मिलकर के, एक है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा जो है वह व्यवहार में परिमार्जन करती है। शिक्षा जो है वह व्यवहार में परिमार्जन करती है। परिमार्जन का मतलब क्या? बदलना। व्यवहार में परिमार्जन करती है। परिमार्जन मतलब क्या? मॉडिफिकेशन करना, बदलना। पहले व्यवहार का क्या था और अब क्या व्यवहार हो गया? व्यवहार में परिमार्जन करना और यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। तो अब कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इसका जो सार हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसका जो सार हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। यानी अगर हमको व्यवहार में परिमार्जन करना है, व्यवहार में परिमार्जन करने के लिए, व्यवहार में परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना, ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। यही शिक्षा मनोविज्ञान है। या शैक्षिक परिस्थितियों में, या फिर शैक्षिक परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थिति का मतलब क्या? शैक्षिक परिस्थितियों में क्या होता है? वही होता है व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है। तो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करना, यह भी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। एक तो मैंने आपका बताया हुआ था कि ट्रेनिंग कॉलेज के, यानी कोई टीचर बनने जा रहा है, उससे पहले टीचर बनने के लिए उसकी बातों का अध्ययन करना, वह क्यों बनने जा रहा है, उसकी बातों को जानना कि वह बनने के लिए तैयार है, इच्छुक है तो कैसे है, कितना ज्ञान है उसको, किस रूप में ज्ञान है, तो वह सारा कुछ अध्ययन करना। अध्ययन करने के बाद अब उसको टीचर की ट्रेनिंग देना, टीचर के बारे में बताना। पहले वह टीचर नहीं था, अब टीचर बना देना, तो ये क्या हुआ? उसके व्यवहार में परिमार्जन हुआ। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया हुआ था बालवाड़ी का।
बालवाड़ी का एग्जाम्पल दिया हुआ था। अब बालवाड़ी जो है, अब बालवाड़ी में क्या है, बालवाड़ी में भी वही क्या कि बच्चे को सबसे पहले, छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को स्कूल में लेके आना है, तो सबसे पहले उसका अध्ययन करना कि बच्चा घर के माहौल से, घर के वातावरण से, घर के जो है इमोशन से कैसे निकल के आएगा। तो सबसे पहले वो अध्ययन करना कि कितनी देर तक रह पाएगा, कैसे रह पाएगा, वो अध्ययन करके धीरे धीरे लेके आना, और लेकर के आना, फिर उसको पढ़ाना। अब हम उसके व्यवहार में परिमार्जन कर रहे हैं। ये हो गया एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ था, एक कोई क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा हमेशा लेट आता है, तो लेट आता है, उसके लेट आने का कारण क्या है, लेट आने का कारण हम जो है वो एक समस्या है, उस समस्या को हम जानेंगे और जान करके वैज्ञानिक तरीके से और तर्कसंगत तरीके से उसका समाधान निकालेंगे। यानी हम पहले अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद उसके व्यवहार में परिमार्जन करेंगे। यह भी क्या है, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान है, यह शिक्षा मनोविज्ञान का रूप है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे चलें। मुझे एक मैसेज कर दीजिए, क्या आ गया चैट बॉक्स में। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है दो शब्दों से, शिक्षा और मनोविज्ञान मतलब क्या, व्यवहार में परिमार्जन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार में परिमार्जन करना मतलब कि उसके किसी न किसी रूप में वह उसको जानना। ओके, गुड। बहुत देरी में आता है, नेटवर्क की हो सकता है प्रॉब्लम होगी। ओके, चलिए, कहीं से आवाज आ रही है तो आवाज को म्यूट कर दीजिए। चलिए, अब आगे चलेंगे। तो अभी तक हमने जाना क्या कि अब जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान किन शब्दों से बना हुआ है, उसको भी हमने जान लिया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि क्या है ये शिक्षा मनोविज्ञान। जब तक नहीं जानेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ओके, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, यह शिक्षा मनोविज्ञान वैसे ही पहले यह भी वही दर्शन का ही भाग हुआ करती थी। यानी अब निकली तो मनोविज्ञान से ही है, तो मनोविज्ञान से निकली है तो ऑब्वियसली ये दर्शन में रही होगी, तो दर्शन से ही निकली हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान को कुछ लोग 19वीं सदी से, कुछ लोग इसे क्या मानते हैं, कुछ लोग इसे मानते हैं कि यह 19वीं सदी में निकली हुई है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि यह 19वीं शताब्दी में निकली, 19वीं शताब्दी में निकली। तो 19वीं शताब्दी तथा कुछ लोग इसे प्लेटो और अरस्तु का मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्लेटो और अरस्तु क्या है, कल पे प्रश्न था, प्लेटो और अरस्तु क्या है, एक दार्शनिक है, तो दर्शन से ही निकली हुई है। जो मनोविज्ञान है वो दर्शन से निकली हुई है, इसीलिए लोग इसको मानते हैं कि यह प्लेटो और अरस्तु से ही निकली हुई है। तो 19वीं शताब्दी नहीं है, 16वीं 15वीं शताब्दी के पहले ही ये सारी बात थी। तो कुछ लोग जो है इसको प्लेटो और अरस्तु के नाम से जाने, और कुछ लोग कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में लगभग आई, उस टाइम पे शिक्षा मनोविज्ञान आया। बट कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह पहले से ही थी, उस टाइम पे भी अध्ययन किया जाता था, बट इसका ब्रॉड स्वरूप नहीं था, इसका लंबा बृहद स्वरूप नहीं था। तो बृहद स्वरूप नहीं था, तो इसलिए जो है यह पीछे रह गई। बट जैसे से आगे बढ़ी वैसे से हो गया। आगे मानते हैं, कौलसनिक मानते हैं, कौलसनिक ने ईसा से 5 शताब्दी पूर्व यानी 500 बीसी पूर्व, कौलसनिक कहते हैं कि 500 बीसी पूर्व से ही इसका जो है वह यूनानी दार्शनिक प्रयोग करते थे। जो यूनानी दार्शनिक जो थे वह इसका प्रयोग करते थे, किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का। तो यह 500 बीसी पहले से ही इसका प्रयोग चल रहा है। और कौन, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना है। यानी जो स्किनर है वह स्किनर मानते हैं कि यह जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह अरस्तु के जरिए आया, किसके जरिए आया, अरस्तु के जरिए। जो मानते हैं, अरस्तु भी दार्शनिक थे, तो कहते हैं कि अरस्तु ने भी इसका प्रयोग किया हुआ था, तो इसलिए अरस्तु से निकली हुई है। ओके, तो यहां तो समझ में आया, यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है 19वीं शताब्दी से निकली, प्लेटो और अरस्तु के जरिए। कौलसनिक ने माना कि 500 ईसा पूर्व, और स्किनर ने माना अरस्तु। ओके, चलिए और चलते हैं। और भी क्या है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में, यानी हम इसको यहां से ले लेते हैं, हटा लेते हैं, ये अरस्तु ले लेते हैं, और यहाँ पे और एक चीज ले लेते हैं, इधर बढ़ा लेते हैं।
इधर बढ़ा लेते हैं तो यहां कहा जा रहा है क्या कि यह पेस्टोलॉजी हर्बर्ट और फ्रोबेल 19वीं शताब्दी में हर्बर्ट फ्रोबेल और पेस्टोलॉजी के जरिए यह आया 19वीं शताब्दी में। आधुनिक जो शिक्षा मनोविज्ञान था वह फिर और मानते हैं कि और क्या मानते हैं कि गाल्टन, एबिंगहास, जेम्स, बीने, गोगार्ड के सिद्धांत भी मनोविज्ञान के में क्षेत्र में क्रांति लेके आए। यानी और भी किसका योगदान है, तो गाल्टन का योगदान है, एबिंगहास का योगदान है, गाल्टन का भी योगदान जो है, गाल्टन की जो थियरी है, गाल्टन की जो थियरी है, बीने की जो थियरी है, बीने साइमन जिन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया वो, तो ये लोग गोगार्ड, बीने, ये लोग भी, इनका भी जो है वह हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में काफी योगदान है। ओके, तो ऐसे ही अब इन सभी में अगर जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वह सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वह सबसे महत्वपूर्ण जो बात याद रखने की है वह है थॉर्नडाइक की। जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद करने की है थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक को क्या मानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पहली बार उन्होंने प्रयोग किया। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। तो ये जानने की बात है कि थॉर्नडाइक जो है इन सभी में अगर कोई प्रमुख है तो थॉर्नडाइक है। तो यह कभी कभी प्रश्न आता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है, या शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रणेता कौन है, तो वहां पे जो जवाब है वो आपका थॉर्नडाइक आना चाहिए। ओके, क्या तो समझ में आ गया। अलग अलग जगहों पे जब जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका विकास कैसे हुआ, 19वीं शताब्दी में हर्बर्ट फ्रोबेल और पेस्टोलॉजी, अरस्तु और प्लेटो के जरिए। पॉल सरीक मानते थे कि 500 बीसी पूर्व से ही इसका काम चल रहा है। स्किनर मानते थे कि जो है वो अरस्तु, प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, उनके जरिए आया। फिर गाल्टन, वीने, गोगार्ड, इन्होंने भी अपना योगदान दिया। साथ साथ में थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में कहा जा सकता है। ओके, तो समझ में आया। आगे चलते हैं, थोड़ी परिभाषा जान लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान में चूंकि बात हो रही है व्यवहार की, व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार में परिमार्जन करना है, तो सारे लोग वही बात करेंगे, जो बात करेंगे वो सारे लोग वही करेंगे। चलिए एक एक परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा तो है ही, बट परिभाषा में क्या बात कही जा रही है उसको समझेंगे। परिभाषा में बात क्या कही जा रही है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले स्किनर ने परिभाषा दी। सबसे पहले स्किनर की परिभाषा ले लेते हैं। स्किनर साहब क्या कहते हैं। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करना है। यानी कोई मानव है, मानव में कौन हो सकता है, बाल हो सकता है, किशोर हो सकता है, वयस्क हो सकता है, वृद्ध हो सकता है। यह सभी क्या है, यह सभी मानव है। यानी बाल के रूप में, बालक के रूप में, किशोर के रूप में, वयस्क के रूप में, वृद्ध के रूप में। अब इनको स्किनर कहते हैं कि इन मानव को अगर जो है एक एजुकेशन के रूप में लेके जाना है, तो एजुकेशन के रूप में इन सभी को अगर एजुकेशन देना है तो यहाँ पे शैक्षणिक परिस्थिति जो है इसकी शैक्षणिक परिस्थिति का मतलब कि इसको किसी न किसी रूप में ट्रेनिंग देना है, इसको किसी न किसी रूप में इसको जो है वो ज्ञान देना है। बच्चे को बालवाड़ी में पढ़ाना था, किशोर को जो है स्कूल में पढ़ाना था, बच्चे को स्कूल में पढ़ाना था, जो किशोर को जो है कॉलेज में पढ़ाना था, वयस्क को जो है ट्रेनिंग देनी थी, और वृद्ध को भी ट्रेनिंग देनी थी। अब इसका बालवाड़ी के साथ में क्या रिलेशन होगा, इसका बाल का जो बालक है इसका इस शैक्षणिक परिस्थिति से कैसा सम्मेलन होगा, किशोर का भी कैसा सम्मेलन होगा, कैसा जो है वो बातचीत होगी, और जो वयस्क है इसका भी क्या होगा, और जो वृद्ध है इसका भी क्या होगा। यानी
इस शैक्षणिक परिस्थिति में बालक का, जो मानव का है, बालक का है, किशोर का है, वयस्क का है, वृद्ध का है, वह अध्ययन करना ही स्किनर कहते हैं कि वही शैक्षिक मनोविज्ञान है। आप लोगों ने समझा होगा कि एक शैक्षणिक परिस्थिति है। अब ये शैक्षणिक परिस्थिति क्या है कि यहाँ पे चाहे वह लिटरेसी डेवलप करना, चाहे बच्चे को जो है वह विद्यालयी ज्ञान देना, चाहे बच्चे को जो है वह प्रोफेशन के लिए रेडी करना, चाहे पाठ्य सहगामी क्रियाएं बताना, चाहे उसका मूल्यांकन करना, चाहे उसको व्यवसायिक ज्ञान देना, चाहे उसको जीवन के लाइफ स्किल देना, जीवन कौशल सिखाना, चाहे उसको किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार का कोई ट्रेनिंग देना, ये सारी क्या है, ये शैक्षणिक परिस्थितियां हैं। यहाँ पे सारी शैक्षणिक परिस्थितियां हैं। इन्हीं शैक्षणिक परिस्थितियों में यह बच्चा कैसे अपने आप को समायोजित करेगा, या किशोर अपने आप को कैसे समायोजित करेगा, या वयस्क अपने आप को कैसे समायोजित करेगा, या वृद्ध अपने आप को कैसे समायोजित करेगा, इसी परिस्थिति में इसका अध्ययन करना ही कहलाता है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि ये शैक्षणिक परिस्थिति है, शैक्षणिक परिस्थिति ये सारी बातें हैं। इन शैक्षणिक परिस्थितियों में ये लोग जा करके कैसे अपने आप को समाहित करेंगे, कैसे इन चीजों को सीखेंगे, इनको क्या क्या समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, या उन समस्याओं का समाधान एज ए टीचर कैसे करेगा, वो तभी जानेगा जब पहले इनके व्यवहार का अध्ययन करेगा। इनके व्यवहार का अध्ययन करेगा तब जाकर के ये वाले के हिसाब से उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। यानी सबसे पहले तो इसका अध्ययन करना है, किसका, ये मानव का अध्ययन करना है। मानव का अध्ययन कैसे करना है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है। मानव के व्यवहार का जब अध्ययन करेंगे यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा मनोविज्ञान कहलाएगा, या मनोविज्ञान कहलाएगा। यानी मानव के व्यवहार का अध्ययन करना या मनोविज्ञान कहलाएगा। मनोविज्ञान का अध्ययन करके यह शैक्षणिक परिस्थिति में उसको ज्ञान देना, तो यह होगा शिक्षा। यानी इसके साथ में जोड़ना, इसके पहले इसको मनोविज्ञान को समझना, फिर उसके व्यवहार में परिमार्जित करना, यही क्या है, यह परिभाषा बताते हैं कौन, यह परिभाषा बताते हैं स्किनर, कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके, यानी इसका अध्ययन करके, उसके व्यवहारों का अध्ययन करके उसके व्यवहार में परिमार्जित करना, वही कहलाता है जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान। तो स्किनर बताते हैं। ओके, चलिए यहाँ तो समझ में आया। अब आगे चलते हैं, दूसरी परिभाषा समझते हैं। अगर ये हो गया होगा तो मिटाएं। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म, शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करती है। यानी जो मानव है, मानव जब जन्म लेता है, मानव क्या करता है, जब जन्म लेता है और जब मरण करता है, जन्म लेता है, मरण करता है, तो यहां से वह कई सारी जर्नी गुजारता है। यानी वह बच्चा जन्म लेगा तो शैशवावस्था में होगा, फिर वो जो है बाल्यावस्था में होगा, फिर वो किशोरावस्था में जाएगा, फिर वो युवावस्था में जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर वृद्ध बनेगा, फिर जो है नीचे आएगा, आते हुआ एक दिन मर जाएगा। तो मरने तक, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी प्रक्रिया का जो अध्ययन होता है, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक या मरण तक, जो भी उसके अनुभव या उसके सीखने का जो कुछ भी होता है, उसी का वर्णन करना। यानी जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक या मृत्यु तक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, उसके जो अनुभव होते हैं, उन्हीं का वर्णन करना, यह काम किसका है, यह काम है शिक्षा मनोविज्ञान का है। किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का यह काम है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को यह जो है इस रूप में बताते हैं। तो यह देने का काम किसने किया था, यह देने का काम जो है वह क्रो एंड क्रो ने किया हुआ था। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने कहा कि व्यक्ति जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक या मरण तक जो कुछ भी सीखता है, जो भी अनुभव लेता है, उसी का वर्णन करना वो शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। आप लोग स्नैप ले लीजिए, तो हम आगे चले, लिख लिया हो तो, और आगे चलते हैं। आगे की परिभाषा आपको समझाते हैं। आगे की परिभाषा हमारी क्या है उसको समझते हैं। आगे की परिभाषा एलिस क्रो के अनुसार। एलिस क्रो, एक क्रो एंड क्रो थे और एक एलिस क्रो है। एलिस क्रो क्या कहते हैं, एलिस क्रो को समझते हैं। एलिस क्रो कहते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान मानव की प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित
वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करती है। यानी शैक्षिक मनोविज्ञान जो है मानव की प्रतिक्रिया, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मानव, पहले ये मानव है, मानव के रिएक्शन, मानव के एक्शन और रिएक्शन, प्रतिक्रिया, मानव के एक्शन रिएक्शन, एक बात ये हो गई। दूसरी बात है प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित करना, यानी यही जो है यहाँ पे सीखने और सिखाने को प्रभावित करने के लिए कह रहा है, ये दूसरी बात है। दूसरी बात है सीखना, दूसरी बात में कह रहा है सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना, सीखने और सिखाने की प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है, मानव का जो एक्शन रिएक्शन है वह कैसे सीखने और सिखाने में लेकर के कैसे वह प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है कि यानी उसका एक्शन कैसा होगा कि वह सीखेगा, उसका कैसा ऐसा रिएक्शन कैसा होगा कि वह सीखेगा, और उसको किस तरह से सिखाया जाए कि उसका एक्शन रिएक्शन में बदलाव आए। इसी प्रक्रिया को जानने के सिद्धांतों को, अब इन्हीं को करने के लिए ये जो उसके सिद्धांत है, ये जो सीखना और सिखाना है, सीखने और सिखाने में जो परिवर्तन करना है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। सिद्धांत यानी सिद्धांत में क्या हम जो है थॉर्नडाइक का प्रयोग करते हैं, या पॉलो का प्रयोग करते हैं, या स्किनर का प्रयोग करते हैं, या फिर जो है हम आगे जाकर के पियाजे का प्रयोग करते हैं, या फिर हम जो वाइगोस्की का प्रयोग करते हैं। हम किसका सिद्धांत प्रयोग करते हैं, वह सिद्धांत प्रयोग करके उसका अनुप्रयोग करके इसके सिखाने और सीखने में उसको बदलाव करना, और फिर उसके एक्शन और रिएक्शन को नोट करना। यही पूरी प्रक्रिया जो है वह कहलाती है एलिस और क्रो की परिभाषा। यानी एलिस क्रो कहते हैं कि मानव की प्रतिक्रिया उसके सीखने और सिखाने को प्रभावित करती है। तो कैसे प्रभावित करती है, उसमें जो है कुछ सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया जाता है, कुछ सिद्धांतों का प्रयोग जब किया जाता है तो उसके सीखने और सिखाने में एक्शन रिएक्शन आता है, यही आता है। तो जो इसका सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग है, सिद्धांतों का जो प्रयोग है, यही प्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। या तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको बिल्कुल डायग्राम लगा करके एक परिभाषा बता रहा हूं, तो आप अगर उसको डायग्राम के जरिए समझेंगे तो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, स्टीफन के अनुसार, स्टीफन क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अगर किसी व्यक्ति में शैक्षिक विकास कराना है, यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट कराना है, एजुकेशनल डेवलपमेंट कराना है। एजुकेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या कि पहले जो है वह प्री प्राइमरी में था, बच्चा पहले प्री प्राइमरी में था, प्री प्राइमरी से ऊपर गया तो वह जो है प्राइमरी में आया, बच्चा प्राइमरी में आया, प्राइमरी से जाकर के वो अपर प्राइमरी में आया, अपर प्राइमरी में आया, अपर प्राइमरी के बाद वो जो आगे गया तो यूजी में जो सेकेंडरी में गया, फिर वो हायर सेकेंडरी में गया, और यूजी में गया, फिर पीजी में गया, फिर प्रोफेशनल कोर्सेज किए उसने, फिर लाइफ स्किल उसने सीखी, अब ये क्या है, यह निरंतर प्रगति कर रहा है, एक एक स्टेप जो है आगे बढ़ रहा है। यहाँ शैशवावस्था से वह आगे बढ़ रहा है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक वह जा रहा है। तो यही पूरी प्रक्रिया में एजुकेशनल का डेवलपमेंट और क्रमबद्ध तरीके से यानी शैशवावस्था के बाद वह प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूजी, पीजी, प्रोफेशनल कोर्सेज, लाइफ स्किल, इस रूप में आगे जाना, और इस रूप में आगे जाने में प्रमोट करना, उसको मदद करना, यही जो है उसका अध्ययन करती है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करती है कि बच्चा कैसे प्री प्राइमरी से प्राइमरी में जाएगा, क्या क्या उसके लिए किया जाए, कौन से मेजरमेंट किए जाए, कौन से माहौल तैयार किए जाए, उसके लिए वंशानुक्रम कैसा होगा, उसके लिए वातावरण कैसा होगा, उसका खान पान कैसा होगा, उसके लिए मेजरमेंट कैसे होंगे, उसके लिए करिकुलम कैसा होगा, उसके लिए क्लासरूम कैसा होगा, ये सारा कुछ तैयार करके उसको बच्चे को एक एक स्टेप करके ऊपर बढ़ाया जाता है। तो ये पूरा अध्ययन जो है करना वह एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है, या स्टीफन कहते हैं। समझ में आ गया हो तो आगे चले। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं इसको तो नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्नैप लेना चाहते हैं स्नैप ले लीजिए, हो गया हो तो आगे चले, लिख दीजिए, हो गया है। ओके चलिए, गुड, मजा आ रहा है, ऐसे ही मजा आएगा,
ऐसे ही पूरा लेक्चर समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान की जो अंतिम परिभाषा वो जेम्स ड्रीवर की है। जेम्स ड्रीवर क्या कहते हैं? जेम्स ड्रीवर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है, यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी ड्रीवर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह क्या है, वह एक व्यवहारिक अध्ययन है, व्यवहारिक अध्ययन है। व्यवहारिक अध्ययन करके शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी पहले जो है वह इसका अध्ययन करना है, व्यवहारिक अध्ययन करना है, किसी व्यक्ति का, किसी मानव का, व्यक्ति का व्यवहारिक अध्ययन करना है। व्यक्ति का व्यवहारिक अध्ययन करके उसको क्या देना है, उसको शिक्षा देना है, उसको शिक्षा देना है, इसमें परिमार्जन करना है। और इसमें जब शिक्षा देना है तो शिक्षा देने के लिए हम कई सारी बातों का प्रमोशन करेंगे, तो प्रमोशन किसका किसका करेंगे, तो वहां पे हम कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, यानी शिक्षा देने के लिए हम कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, कुछ कौशलों का प्रयोग करेंगे, कुछ अनुप्रयोगों का प्रयोग करेंगे, हाँ, तथा हम कुछ खोज करेंगे। ये सब सारा कुछ करके हम व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन करेंगे, यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, तो मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन करेंगे। परिमार्जन कैसे करेंगे, तो कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करके, कुछ कौशलों का प्रयोग करके, कुछ अनुप्रयोगों को करके, कुछ खोजों को करके, इन खोजों को करके व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, तथा उसमें जो भी समस्याएं हैं इनको करने से संबंधित, जब हम इनको कर रहे थे तो कुछ हमको समस्याएं आती थी, यानी कैसे इसका हल करेंगे, उन समस्याओं का समाधान भी निकालना, ये पूरा कहलाता है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह जेम्स ड्रीवर की परिभाषा है। जेम्स ड्रीवर क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है, यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान, यानी वह क्या है, व्यवहार का अध्ययन करती है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करती है, तो व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के सिद्धांतों का, यानी शिक्षा में जब शिक्षा के सिद्धांत क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन करना, तो कैसे करेंगे, तो कुछ सिद्धांतों के जरिए, कुछ कौशलों के जरिए, कुछ अनुप्रयोगों के जरिए और कुछ खोजों के जरिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों का खोजों का प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं का समाधान निकालेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। यही पूरी प्रक्रिया जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान कहती है। यह जेम्स ड्रीवर की परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है, जेम्स ड्रीवर की परिभाषा है। या तो समझ में आया हो तो आगे चले, ये परिभाषा भी समझ में आ गई तो आगे चले। ओके चलिए नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो स्नैप ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब अगला हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है उसकी चर्चा करते हैं। उद्देश्य बहुत सामान्य है, तो उद्देश्य को बस वैसे ही समझ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि छात्र में क्या करना, परिवर्तन करना है। छात्र में हमको यहाँ पे छात्र में परिवर्तन करना है, तो कैसे करें, छात्र में परिवर्तन करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है, छात्र में परिवर्तन करती है। परिवर्तन करती है कैसे, सबसे पहले तो वह उसकी योग्यताओं, क्षमताओं और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करती है। उसकी योग्यता, क्षमता तथा सामर्थ्य। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि वह छात्र की योग्यता का अध्ययन करे, छात्र की क्षमता का अध्ययन करे और छात्र की सामर्थ्य का अध्ययन करे। यानी वह कैसे अध्ययन करेगी कि सबसे पहले उसके मन को जानेगी, सबसे पहले उसके व्यवहार का अध्ययन करेगी। व्यवहार का अध्ययन करने के बाद यह समझेगी कि इसके पास कितनी योग्यता है, इसके पास कितनी क्षमता है, कितना सामर्थ्य है। क्या यह बच्चा खेलकूद में जा सकता है, क्या यह बच्चा क्रिकेट खेल सकता है, या क्या बच्चा यह रीडिंग राइटिंग कर सकता है, या कहाँ जा सकता है। तो उसकी क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य का अध्ययन करना पहला है। फिर दूसरा क्या है, दूसरे में बात करते हैं
दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट कहता है कि इसकी रुचियों एवं विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना। इसकी रुचि क्या है, रुचि क्या है और इसकी विकासात्मक विशेषता क्या है। विकासात्मक विशेषता, अब विकासात्मक विशेषता पर एक एग्जांपल देते हैं। विकासात्मक विशेषता पर एक एग्जांपल देते हैं। अगर कोई बच्चा, आप समझते हो कि कोई बच्चा किशोरावस्था में पहुंचा, कोई बच्चा रुचि तो है उसकी, रुचि में यानी उसका खेल कूद में हो गया, रुचि हम देख रहे हैं कि उसका खेल कूद में हो गया, ड्राइंग में हो गया, क्राफ्ट में हो गया, या उसके पढ़ने लिखने में हो गया। उसकी रुचि कहाँ है, बोलने में है, नेता बनने में है, घर का काम करने में है, कहाँ रुचि उसकी, तो उसकी रुचि के हिसाब से उसको लेके जाना। दूसरा उसकी विकासात्मक विशेषता। विकासात्मक विशेषता पर एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करिए एक बच्चा किशोर है, किशोर मतलब कि वह 15 साल का हो गया है, 15 साल का हो गया है और उसका दिल डोल अच्छा है, उसका दिल डोल अच्छा है, वो लंबा है, वो दौड़ अच्छा कर लेता है, बहुत अच्छा कर लेता है। तो आप उसको कहां रेफर करेंगे, आप उसको तुरंत रेफर करेंगे, भाई तू फोर्स में चले जा, तू फोर्स में चले जा, तू सेना में चले जा, तू आर्मी में चले जा, तू जो पुलिस फोर्स में चले जा, तू वहां जा, तेरा वहां काम है, तुझे देश की आवश्यकता है। मतलब देश जो है वो तुझे चाहता है, तू देश में जाएगा, तू देश की सेवा कर सकेगा। तो ऐसे ही अगर उसकी विकासात्मक विशेषता कैसी है, क्या वह छोटा है, उसका दिमाग बड़ा है, तो दिमाग बड़ा है तो वह कुछ और अच्छा कर सकता है। वह अगर दिल डोल अच्छा है तो वहां जा सकता है। वह जो है वो साइंटिस्ट के रूप में जाना है, उसका दिमाग उस तरह से है तो उसको उस तरह में लेके जाना, यानी उसकी विकासात्मक विशेषताओं का भी अध्ययन करना। तो अगर कोई बच्चा उसका बिल्कुल डल माइंड है, उसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, उसको एजुकेट करना, उसको एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टडीबल में रखना है, तो उसको वहां लेके जाना। बच्चे की जैसी विकासात्मक अवस्था है उसके हिसाब से उसको ज्ञान देना, वो भी कहता है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। और क्या, बच्चों की वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना। बच्चों का वंशानुक्रम और वातावरण, यानी वंशानुक्रम और उसका वातावरण कैसा है बच्चे का, यानी जो उसका माता पिता है वह कैसे हैं, वंशानुक्रम और वातावरण कैसा है, उसका भी अध्ययन करना। ये क्यों पीछे हो रहा है, या क्यों बहुत तेज जा रहा है, दोनों बातें, क्यों बहुत पीछे हो रहा है, क्यों बहुत तेज जा रहा है, या क्यों जो है वो मीडियम लेवल में है, तो उसके लिए उसका वंशानुक्रम और वातावरण का भी अध्ययन करना। और क्या अध्ययन करना, और जो बात है वह है इस तरह से, कुछ इस तरह से है कि व्यक्तिगत की विभिन्नता, उसकी जो विभिन्न पक्ष है, विभिन्न पक्ष क्या, अलग अलग प्रकार के पक्ष होते हैं, विभिन्न पक्ष में क्या, जैसे शारीरिक पक्ष, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, डोमेन, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा एवं संप्रेषण विकास। ये सब विकास जो है उसके विभिन्न पक्ष है। तो एक विभिन्न पक्ष, और दूसरा जो वाला जो पॉइंट है वह कह रहा है कि उसका इंडिविजुअल डिफरेंस कैसा है, वैयक्तिक विभिन्नता कैसी होती थी, यानी हर बच्चा अलग अलग रूप में अपना अलग अलग होता है, यानी हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, तो उसकी वैयक्तिक विभिन्नता कैसी है, इसको भी अध्ययन करना जो है वो उसका उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का, यानी उसकी योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य का अध्ययन करना, रुचि, विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना, जो वंशानुक्रम, वातावरण है उसका अध्ययन करना, उसके विभिन्न पक्ष, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषा, संप्रेषण, इसका अध्ययन करना, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का भी अध्ययन करना। और क्या, और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, तो सीखने की प्रक्रिया, उसकी बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है उसका भी अध्ययन करना। सीखने की प्रक्रिया यानी वह किस तरह से सीख रहा है बच्चा, क्या वह तुरंत सीख ले रहा है, या वह देरी से सीख रहा है, और देरी से सीख रहा है तो क्यों देरी से सीख रहा है, इसका भी अध्ययन करना। सीखने की प्रक्रिया उसकी कैसी है, उसका लर्निंग कर्व कैसा है, वो भी जानना, उसका भी उद्देश्य जो है करने का उद्देश्य होता है। और क्या, शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण विधियों का अध्ययन करना, यानी उस बच्चे के लिए कौन सा शिक्षण का सिद्धांत लग सकता है, उसके लिए शिक्षण का सिद्धांत क्या प्रयोग हो सकता है, कौन सा शिक्षण सिद्धांत प्रयोग हो सकता है, और कौन सा शिक्षण सिद्धांत प्रयोग हो सकता है, तथा कौन सी शिक्षण विधियां, शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण की विधियां कौन सी लग सकती हैं उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। अगर कोई बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीखता है तो उसको एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, कोई बच्चा जो प्रोजेक्ट करता है उसके लिए प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है, कोई बच्चा सुन करके देख करके कर सकता है तो उसके लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड हो सकता है। तो वो बच्चा किस तरह से सीखने वाला है और उसी के हिसाब से उसको शिक्षण की विधियां प्रयोग करना है। साथ में एक बात और आती है कि शैक्षिक पढ़ाते लिखाते समय कौन सी समस्याएं आ रही हैं, यानी शैक्षणिक समस्याएं क्या क्या हैं,
शैक्षणिक समस्याएं क्या क्या है वह भी अध्ययन करना। जैसे अभी आज की शैक्षणिक समस्या क्या है, सारे बच्चे घर पे हैं, सारे बच्चे घर पे हैं, सारे बच्चे घर पे हैं, कोरोना पेंडेमिक है। इस कोरोना पेंडेमिक में बच्चों को ज्ञान कैसे पहुंचाया जाए, बच्चों से फेस टू फेस कैसे मिला जाए, तो ये एक समस्या है। इस समस्या का समाधान करना भी वह एजुकेशनल साइकोलॉजी करता है। तो ऐसे ये सारे क्या है उसके शैक्षिक मनोविज्ञान के क्या है, ये इसके उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य है। इन उद्देश्यों में जाना जाता है कि छात्र का योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, सामर्थ्य क्या है, छात्र की रुचि कैसी है, छात्र की विकासात्मक विशेषता कैसी है, यानी वह इन्फेंसी पीरियड में, चाइल्डहुड पीरियड में, एडोलसेंस पीरियड में, एडल्टहुड पीरियड में कैसा था वह जानना, साथ साथ में जानना कि उसकी शैक्षिक समस्याएं क्या है, साथ साथ में यह भी जानना कि वंशानुक्रम वातावरण कैसे उसको प्रभावित कर रहा है, साथ में यह भी जानना उसकी विभिन्न पक्ष जो है वह शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक ये सब जो है वह किस तरह के हैं, उसको किस तरह से पढ़ाया जाए, तथा उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता कैसी है। अब इन्हीं रूपों में उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता दिखेगी, कोई शारीरिक रूप में बहुत तेज होगा, कोई मानसिक रूप में बहुत तेज होगा, कोई जो है संवेगात्मक रूप में बहुत तेज होगा, कम होगा, इसीलिए उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता दिखती है। तो विभिन्न पक्षों के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता दिखती है उसके आधार पर भी उसको पढ़ाना लिखाना ये भी अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तथा सीखने की प्रक्रिया कैसी, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का भी अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान करता है। साथ साथ में सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए टीचर कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत का काम करेगा, प्रयोग करेगा, कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, यह भी अध्ययन जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आगे बढ़े, क्या कोई प्रश्न है, नहीं है तो आगे चले, आगे चले। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा मुद्दा है, अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अगला मुद्दा हमारा जो है वो का कार्य क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र अलग अलग है, इसका अगर आपने ले लिया हो, स्नैप ले लिया हो तो हम आगे बढ़े, इसको मिटाएं। स्नैप ले लिया हो तो मुझे एक मैसेज कर दीजिए, स्नैप ले लिया, स्नैप ले लिया हो तो आगे चले, जल्दी से तुरंत क्विक क्विक करिए, फटाफट फटाफट। स्नैप हो गया, गुड गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है इसका कार्य क्षेत्र का है। जैसे हमने कार्य क्षेत्र पढ़ा हुआ था मनोविज्ञान का, वैसे शिक्षा मनोविज्ञान के भी कार्य क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वह शिक्षा से संबंधित है, वह शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा में क्या क्या है, इसका जो कार्य क्षेत्र है उसको जानते हैं। कार्य क्षेत्र इसका क्या क्या है, तो कार्य क्षेत्र का कार्य क्षेत्र सबसे पहला कार्य क्षेत्र है इसका क्या, कि विकास से लेते हैं। सबसे पहला जो कार्य क्षेत्र है कि विकास करना, बच्चे का विकास कैसा है। विकास में क्या, उसके जो डोमेन है, जो उसके पक्ष हैं, विभिन्न पक्ष, जो विभिन्न पक्ष हैं वह कैसे हैं। विभिन्न पक्ष में क्या क्या, तो उसका शारीरिक विकास है, जो उसका शारीरिक विकास है, उसका मानसिक विकास है, उसका संवेगात्मक विकास है, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, फिर उसके बाद भाषा एवं संप्रेषण विकास, भाषा एवं संप्रेषण विकास, तथा सेंसरी परसेप्चुअल डेवलपमेंट, संवेदी प्रत्यक्षण विकास। ये सारे विकास, इन सारे विकासों में अलग अलग विकास का अध्ययन करना, यानी ये सारे विकास जो है विभिन्न प्रकार के पक्ष, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा एवं संप्रेषण विकास, संवेदी प्रत्यक्षण विकास, इन सारे विकास में बच्चे का अध्ययन करना, यानी इसका कार्य क्षेत्र इतनी जगहों पे है। किसका, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका विकास के अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग पक्षों पर अध्ययन करना है। ओके, यहां तक हो गया। फिर अगली बात कर रहा है कि उसका जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, जो पहला हो गया ये, दूसरा व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे देखी जाती है, यानी अब इन्हीं के आधार पे बच्चा कोई बहुत बड़ा है तो उसका जो बहुत बड़ा दिख रहा है, यानी वो एक बहुत बड़ा है, एक छोटा है, एक उससे भी छोटा है, तो ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता दिख रही है। एक बच्चा का मानसिक विकास बहुत तेज है, उसका आईक्यू लेवल बहुत बड़ा है, एक का आईक्यू लेवल जो है वो एवरेज का है, एक का आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो उससे भी व्यक्तिगत विभिन्नता दिख रही है।
एक बच्चे का संवेगात्मक विकास बहुत उग्र है, बहुत गुस्सालु है, एक बहुत नॉर्मल है, एक बहुत नॉर्मल है, तो इससे भी व्यक्ति विभिन्नता दिख रही है। तो ऐसे अलग अलग जो पक्ष है, उन पक्षों के आधार पे जो व्यक्ति में, बच्चे में जो कुछ भी बदलाव दिखता है, जो अलग दिखता है, जो यूनिकनेस दिखती है, वही कहलाती है क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता भी देखना, और क्या देखना? व्यक्तिगत विभिन्नता के बाद जो अगला पॉइंट है वह व्यक्तित्व। बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, यानी पर्सनालिटी कैसी है, बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है। पर्सनालिटी का भी अध्ययन करना जो है शिक्षा मनोविज्ञान करता है कि बच्चा खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, वह कैसा जो है बोलता है। इन सारे बातों पे अलग अलग प्रकार के डोमेन है, अलग अलग प्रकार के पक्षों पे हम जो है व्यक्तित्व का मापन करते हैं, व्यक्तित्व को देखते हैं। कोई सात्विक प्रवृत्ति का होता है, कोई साध्वी प्रवृत्ति का होता है, कोई शारीरिक प्रवृत्ति का होता है। अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां हैं और अलग अलग प्रकार के पहलू हैं। उन अलग अलग प्रकार के पहलुओं पर जो व्यक्ति है वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व नापा जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है। कोई कहता है देखो कितनी अच्छी पर्सनालिटी का, तो पर्सनालिटी ऐसी थोड़ी देखते हैं उसके पहनावे ओढ़ावे से। तो पहनावा ओढ़ावा के साथ साथ में वह इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, वह चेतन अवस्था से जानने वाला है या अचेतन अवस्था से देखना है या अग्र चेतन अवस्था से देखने वाला है। तो ऐसे ही अलग अलग रूपों में। तो इसमें सबसे जो बड़े हैं युंग और सिगमंड फ्रायड, इन लोगों ने इसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट देखा हुआ, तो उसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे आगे। ओके, तो ये हो गया। फिर आगे चलते हैं अधिगम की प्रक्रिया। बच्चे का जो अधिगम की प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, यह बच्चे का कैसा है, इसको भी जानने की कोशिश जो है वह कार्यक्षेत्र है इसका शिक्षा मनोविज्ञान का। हर बच्चे की लर्निंग प्रोसेस अलग अलग होती है, तो लर्निंग प्रोसेस भी देखना। फिर और देखना कि बच्चा कोई अपवादात्मक है क्या, अपवादात्मक है क्या। अपवादात्मक मतलब क्या कि कोई बच्चा सामान्य से हट करके है, कोई बच्चा उग्र है, कोई बच्चा कुसमायोजित वाला है, यानी अपने आप को वातावरण में समायोजित नहीं कर पा रहा है, चाहे वह हियरिंग इम्पेयरमेंट के रूप में हो, चाहे वह मेंटल के रूप में हो, चाहे वह एग्रेशन के रूप में हो, चाहे वह व्यवहार का अलग रूप हो। तो ऐसे अपवादात्मक बालक के रूप में भी अध्ययन किया जाता है इसका। कोई बच्चा ऐसा है जो अपवादात्मक है, तो अपवादात्मक बालक के रूप में भी इसका अध्ययन किया था। तो विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे। आगे है पाठ्यक्रम। अब इन सारे लोगों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखते हुए, व्यक्तित्व को ध्यान रखते हुए, अधिगम प्रक्रिया को ध्यान रखते हुए, अपवादात्मक बालक को ध्यान रखते हुए, विकासों को देखते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा करेंगे, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण भी इसी में आता है। पाठ्यक्रम निर्माण का भी अध्ययन इसी में आता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण करना, फिर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना। मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, यानी मानसिक बच्चा स्टेबल है या कैसा है। आजकल लोग कहते हैं कि ढेर प्रकार के सूचनाएं ना पढ़ो। आज सभी लोग कहते हैं कि ढेर प्रकार की सूचनाएं अखबार में, न्यूज़पेपर में ये ना पढ़ो क्या वहां इतने लोग मर गए, वहां इतने लोग मर गए, वहां इतने लोग मर गए। तो ये क्या है, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर करेगा। आप जो है चिंतित होगे, अब चिंतित होगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक इम्यूनिटी घटेगी। तो ऐसे ही बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो भी ध्यान करना उस टाइम पे, पढ़ने के समय पे। साथ साथ में शिक्षण की विधियां देखना। शिक्षण की विधियां आप कौन कौन सी प्रयोग करेंगे वह देखना, उसका भी अध्ययन किया जाता है इसमें। शिक्षण विधियों के साथ साथ में निर्देशन एवं परामर्श देखा जाता है, यानी बच्चे को किस तरह का निर्देशन दिया जाए, किस तरह का परामर्श दिया जाए, निर्देशन परामर्श भी देखा जाता है इसी में। ओके, तो आगे चलते हैं। अगला है मापन तथा मूल्यांकन। मापन तथा मूल्यांकन इसी में देखा जाता है कि बच्चे को किस तरह से मापा जाए और किस तरह से मूल्यांकन किया जाए कि बच्चा जो है सभी के समान हो पाए। फिर साथ में ऐसे ही वातावरण और वंशानुक्रम और वातावरण भी इसमें देखा जाता है। वंशानुक्रम और वातावरण भी का अध्ययन भी किया जाता है। तो ऐसे ये अलग अलग प्रकार के जो है वो कार्य क्षेत्र हैं। इन सारे कार्य क्षेत्रों में जो है मनोविज्ञान अपना कार्य करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्नैप ले लीजिए। तो हम आगे चलते हैं, इन सभी का विस्तार में जो है आगे आएगा। सभी के लिए एक एक चैप्टर है, उन चैप्टरों का हम अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हो गया हो तो स्नैप ले लीजिए फटाक, आगे चलिए आगे चलते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, यानी अब यह कहाँ कहाँ काम करती है, इसका महत्व क्या है उसकी जान करते हैं। अगर लिख लिया हो तो ले लें, करने आप हम जो इसका मिटा दें। चलिए अब महत्व जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। महत्व कहाँ का है, तो ऐसे ही जहां जहां पे हमने ये सारे क्षेत्र बताए उन जगहों पे इसका महत्व भी है, उन्हीं जगहों पे महत्व भी है। महत्व कहाँ है, तो विकासात्मक विशेषताओं को समझने के लिए मैंने यहाँ बताया होता विकास, तो विकासात्मक जो प्रक्रिया है उसको समझना, ये भी उसका काम है। अधिगम की प्रकृति कैसी है, यानी बच्चा अधिगम का प्रोसेस कैसा है उसको भी समझना है। बच्चे का अधिगम प्रकृति कैसी है,
यानी सीखने की जो क्षमता है, सीखने की प्रक्रिया है वह कैसी है उसको भी समझना, व्यक्तिगत विभिन्नता भी समझना, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था, यानी जहां पे कार्य क्षेत्र था व्यक्तिगत विभिन्नता, इसको भी जानना है, इसको भी समझना है, व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना है। फिर बालक की समस्याओं का ध्यान करना है, अगर किसी बच्चे के पास अपवादात्मक बालक है, अपवादात्मक बालक की समस्या क्या है, समस्या का भी अध्ययन करना है। और क्या, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना है, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य कैसा, उसी स्वास्थ्य के आधार पर बच्चे को ज्ञान दे पाएंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य कैसा वो जानना, अधिगम के परिणाम कैसे, यानी रिजल्ट कैसा आ रहा है, अधिगम का परिणाम यानी बच्चे का रिजल्ट कैसा है, तो उसके लिए मेजर करना, मापन करना, मापन एवं मूल्यांकन भी आता है इसी में। तो यहाँ पे भी जो है इसका महत्व है, मापन मूल्यांकन में इसका महत्व है। और कहाँ पे है, पाठ्य पुस्तक की रचना करना, यानी पाठ्यक्रम का विकास करना, पाठ्यक्रम का विकास करना, यह भी जो है इसी का क्या है, यहाँ पे इसको करने में, ये सारी बातों में जो है पाठ्यक्रम जो मूल्यांकन है, ये शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका महत्व है। यानी इसका महत्व भी हमने जाना कि महत्व क्या है, महत्व उन जगहों पे शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो विकास के क्षेत्र में और व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में, बालकों की समस्याओं के रूप में और अधिगम की प्रकृति के रूप में, इन सब जगहों पे समस्याओं के रूप में जो है बच्चे का हम ध्यान करते हैं। एज ए टीचर जो है वो इन बातों का वो अपने संज्ञान में लेता है और उसी हिसाब से वह उसके व्यवहार में परिमार्जन करता है। तो ये सारी बातें जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के रूप में हमें जानना है और जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला एक कोट है ये, यानी यही सारी बातें वो शिक्षकों को भी जानना जरूरी है, जो हमने पीछे बताया, यही सारी बातें, ये जो बात है वो टीचर को जानना जरूरी है कि बच्चे की विकासात्मक विशेषता कैसी है, बच्चे का अधिगम की प्रकृति कैसी है, बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता कैसी है, ये सारी बातें टीचर को जानना जरूरी है। तो टीचर जब जाना रहेगा तो वैसे ही बच्चे को जो है वो मोल्ड कर पाएगा, बच्चे को परिमार्जित कर पाएगा। तो बच्चे को परिमार्जित करने के लिए उसके मन को जानना, उसके व्यवहार को अध्ययन करना, उसके व्यवहार को अध्ययन करके उसके व्यवहार में परिमार्जन करने के लिए शिक्षक को उसके विकासात्मक विशेषताओं को जानना जरूरी है, उसके अधिगम की प्रकृति को जानना जरूरी है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना जरूरी है, उसकी समस्याओं को जानना जरूरी है, उसके मानसिक स्वास्थ्य को जानना जरूरी है, उसके अधिगम के परिणामों को भी जानना जरूरी है। इसी हिसाब से पाठ्यक्रम का रचना भी करना जरूरी है। तो जब वो इतना सारा कुछ करेगा तो ऑटोमेटिक वह बच्चे के अंदर में, बच्चे के व्यवहार में परिमार्जन वह आसानी से कर पाएगा। यानी व्यवहार में परिमार्जन करना, बदलाव करना, मॉडिफिकेशन करना, व्यवहार में परिमार्जन वह तभी कर पाएगा जब शिक्षक बहुत सारी बातों का, जो हमने पीछे बताया, इन सारी बातों का वह जानकार होगा। जब वो उसके अंदर में ये सब जानकारी होगी तो ऑटोमेटिक बच्चे के विकास के क्रम के आधार पे वह जो है उनका परिमार्जन कर पाएगा। यानी अगर कोई बच्चा शैशवावस्था में है तो उसका विकास कैसे करना है, कोई बच्चा बाल्यावस्था में है तो उसका विकास कैसे करना है, कोई बच्चा जो है उसके व्यवहार परिमार्जन कैसे करना है, कोई बच्चा किशोरावस्था में है तो किशोरावस्था में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कौन कौन से पॉवर्टी के इश्यूज आते हैं, वो सारे को ध्यान में रख करके बच्चे के अंदर व्यवहार में परिमार्जन कैसे करेंगे, इन सारी बातों का ही ध्यान में रख करके व्यवहार में परिमार्जन करना, ये सारा काम जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का होता है और ये टीचर को जानना जरूरी है। ओके, एक कोट है वो जानते हैं। कोट क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य है सही जो रिश्तों की स्थापना करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सही रिश्तों की स्थापना करना, केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं अपितु व्यक्ति और समाज के बीच में ही। यानी शिक्षा का जो मतलब है, अगर हमें शिक्षा लेके आना है, व्यवहार में परिमार्जन करना है, तो व्यवहार में परिमार्जन करने का मतलब होता है कि सही रिश्तों की स्थापना करना। यानी क्या, हमको रिलेशन मेंटेन करना है, हमें सही रिलेशन बनाना है, सही रिलेशन मेंटेन करना है। और वह सही रिलेशन किसके बीच में, ये पूरा समाज है, एक तरफ समाज है जहां पे बहुत सारे व्यक्ति हैं और एक तरफ वह व्यक्ति खुद है, एक तरफ वह व्यक्ति जो है वह खुद है। इसके बीच में क्या करना, संबंध स्थापित करना। यानी इसके लिए यह भी जरूरी है और यह भी जरूरी है, यानी दोनों के बीच में हमको संबंध स्थापित करना है। तो
इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा सबसे पहले अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने में व्यक्ति को सहायक हो। यानी यह तभी समाज के साथ में रिलेशन तभी व्यक्ति मेंटेन कर पाएगा या मेंटेन करवा पाएगा टीचर या कोई व्यक्ति, जब उस व्यक्ति के क्या मनोविज्ञान को जानेगा, यानी उस व्यक्ति के व्यवहार को जानेगा। यानी क्या, उस व्यक्ति के अगर व्यवहार को कोई जानता है, जो व्यवहार में समाज के साथ में जोड़ने वाला व्यक्ति है, जो समाज को जोड़ रहा है, व्यक्ति को समाज के साथ में जोड़ने का काम करवा रहा है, उसे तो सबसे पहले इस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। इस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के वह समाज के साथ में उसको जोड़ पाएगा, तो उसके व्यवहार में परिमार्जन कर पाएगा। तो व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार में परिमार्जन करना, समाज में जोड़ना, यही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो बस छोटी सी बात को मैंने इतना लंबा आपको बताया है, बहुत छोटी सी बात थी कि सबसे पहले बच्चे का व्यवहार का अध्ययन करना है, जो मनोविज्ञान कहता है, और व्यवहार का में परिमार्जन करना है, या जो है वो एजुकेशन कहता है। ओके, तो कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आप लोग जान लीजिए और स्नैप ले लीजिए इसका वहीं से। मनोविज्ञान के जनक आप लोग को पता है विलियम जेम्स हैं, जो प्रकारवाद में है, प्रकारवाद फंक्शनलिज्म को मानने वाले हैं विलियम जेम्स। और जो दूसरा फैक्ट है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट है, कल बहुत चर्चा चली हुई थी। तथा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है वो थॉर्नडाइक, जो अभी मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा आप लोगों को, सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए, तो अब यहाँ पे थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, ध्यान से समझा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ये जो बात है वह सारे लोगों तक पहुंचे। तो थैंक यू सो मच। जहां रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने को सुरक्षित रखिए तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। थैंक यू।